नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका पर लगी हुई हैं। 5 नवंबर को मतदान होना है वहां पर। नया राष्ट्रपति कौन होगा? डेमोक्रेट ही कंटिन्यू करेंगे या रिपब्लिकन वापस आएंगे? ये सबकी दिलचस्पी का विषय है। तो आज की चर्चा में एक्चुअल में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ जो भी चुना जाएगा, उसके पूरी दुनिया पर असर क्या होने वाले हैं और ख़ास तौर से भारत पर क्या असर होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप चुने जाते हैं तो और कमला हैरिस चुनी जाती हैं, फिर क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ होंगी। मैं कभी-कभी सोशल मीडिया की गलियों में टहल आता हूँ, तो वहाँ तमाम तरह की चर्चाएँ चलती रहती हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि अगर कमला हैरिस चुनी गई, तो वैसे तो ये एक हिस्ट्री क्रिएट होगी। अ, अमेरिका के जिसको इतना पुराना लोकतंत्र माना जाता है, उसके इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कोई महिला राष्ट्रपति चुनी गई हों। पर लोगों का कहना है कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं, तो ये कहीं दूसरी ट्रूडो साबित ना हो जाएँ भारत के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप आएँगे तो उसके अपने माइनस प्लस हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अमेरिका में भी एक ज़बरदस्त लामबंदी है, एक पूरा वहाँ का मीडिया भी उनके खिलाफ है और जो डेमोक्रेट को पसंद करते हैं, डेमोक्रेट मतलब वैसे ही जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी और वामपंथी हैं और डोनाल्ड ट्रंप लगभग वैसे ही जैसे हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, यानी अमेरिका फर्स्ट का नारा देने वाले। 2 बार डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की कोशिशें हुई हैं चुनाव अभियान के दौरान ही। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उनसे नफ़रत करने वालों की भी वहाँ कमी नहीं है। तो मेरे साथ 2 बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ कर के फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और दोनों के बारे में मैं आपको बता दूँ कि दोनों ही अमेरिका में रह चुके हैं। स्वाति जी और मुनीश रायजादा साहब, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। स्वाति जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। तो ये बताइए, अभी आपके पास क्या सूचना है, पल्स क्या है इस समय अमेरिका की? अ, आपके अपने सूत्र क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो ख़ास तौर से जो जिन स्विंग स्टेट्स की बात की जाती है, वो इस बार किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं? दो तरीके के रिपोर्ट्स आ रहे हैं और कई लोग बता रहे हैं कि जितना कमला हैरिस एक तरीके का रिपोर्टिंग बोल रहे थे कि कमला हैरिस पीछे चल रही है और ट्रंप आगे चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा सम्मिश्र पिक्चर दिखाई देता है। कई जो ओपिनियन पोल हो या वहां पर जो लिए जा रहे हैं वहां पर भी इसी तरह के जो हार्डकोर जिसे हम ब्लू स्टेट बोलते हैं जो कि डेमोक्रेट के साथ जाते हैं वो तो वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी के भी उसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। अगले टाइम जो जॉर्जिया और अरिजोना की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो रहा था वहां पर ट्रंप अभी ठीक से चलते हैं ऐसे दिख रहा है। लेकिन इसके सिवा जो सिग्नल जो है वो अलग तरीके से मिल रहे हैं। एक तो हम देख सकते हैं कि जो बिग टेक पार्ट जहाँ कंपनीज बोलते हैं हम तो उसके सुंदर पिचे ही हो गूगल के या फेसबुक के जुकरबर्ग हो इन्होंने ट्रम्प से बात की है उन्हें कॉल करके बात की है। तो एक सोच रही है कि शायद ट्रम्प आ जाते हैं चुनकर तो अपने रिश्ते ठीक हो इस तरह से ये दोनों की थोड़ी कोशिश चल रही है ऐसे दिखाई देता है। बाकी सारे भी ऐसे ही सिग्नल आ रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट हो जो कि अमेज़न का मालिक और वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक आज एक ही है और उन्होंने अपने एडिटोरियल बोर्ड को मना किया कि किसी कैंडिडेट के लिए अपना एंडोर्समेंट नहीं जाना चाहिए।
तो ये थोड़े इंडिकेशन लग रहे हैं कि शायद झुक रहा है चुनाव ट्रम्प के बाजू, लेकिन ऐसे बोला जाता है कि पॉलिटिक्स में ए डे इज टू लॉन्ग, तो हम तो डेढ़ दिन ये बाजू है, तो इस 1.5 दिन में क्या होगा पता नहीं, लेकिन स्थिति तो इस तरह चल रही है। बिल्कुल सही बात है मुनीष जी, यही सवाल आपसे भी है, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? आप चूंकि बहुत लंबे समय तक न केवल शिकागो बेस रहे हैं बल्कि अमेरिका के दूसरे हिस्सों में भी जाते रहे हैं और वहाँ की पल्स को बहुत बेहतर तरीके से जानते और पहचानते हैं। तो डेमोक्रेट भारी पड़ेंगे या रिपब्लिकन की वापसी होगी 4 साल बाद? कहना बड़ा मुश्किल है। स्वाति जी ने भी जैसा कहा, कॉन्टेस्ट बड़ा कीन है। एंड अगर आप पोल्स को देखें तो 1% पोल नंबर से 1% वोट से ज़्यादा आगे बढ़ रही है इस वक्त। कमला हैरिस आगे हैं, तो कहना बड़ा मुश्किल है। और जैसा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोलोराडो स्टेट में मेरा बेटा है, तो उसने पहली बार वोट दिया, ही टर्न्ड 18, तो उसने बोला कि मैंने कमाला हैरिस को वोट दिया, बट इट डजंट मैटर। ये साथ में उसने ऐड किया, कहता है डजंट मैटर क्योंकि वो जानता है, मतलब उसका ये आंकलन है गिवन हिज एज कि कोलोराडो तो सिग्निफिकेंट नहीं है ओवरऑल पिक्चर में, क्योंकि इसके पास बहुत कम इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं। तो शायद वो ये कहना चाहता है, बट देखते हैं कैसा होता है। बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब बाइडन साहब ने बाजी छोड़ी जुलाई में, उस वक्त ही वाज ट्रेलिंग बाय 4.5% वोट्स, 4.5%। और उसके बाद कमला हैरिस रिसर्जेंस हुई है उनकी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कमला हैरिस ने बिना प्राइमरीज में जाए बिना जो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में अपना नॉमिनेशन विन किया, किसी भी सिंगल व्यक्ति ने, किसी पॉलिटिशियन ने उनको विरोध नहीं किया। यानी कि नॉमिनेशन इट वाज जस्ट सीमलेस प्रोसेस। एंड उसके बाद वो उन्होंने रिसर्च किया है। एंड हिलरी क्लिंटन के बाद पहली बार अमेरिका के पास मौका है कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में वो फीमेल को जितवा सकते हैं। एंड शायद पहली बार इतिहास बने, यदि वो जीतती हैं तो अमेरिका पहली बार एक फीमेल प्रेसिडेंट को देख पाएगा। बट अगेन इट्स वेरी क्लोज टाई एट दिस पॉइंट। एक बड़ा आश्चर्य का विषय इस बार देखने को मिला है, वो राष्ट्रपति भवन में तो चलिए एक सिलसिला चल निकला है, वहाँ तो जो बाइडन की मौजूदगी में दिवाली मनाई गई, लेकिन हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मतदान से कुछ समय पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अटैक हुए हैं उनको लेकर के एक लंबी चौड़ी पोस्ट जो है वो लिखी और उसमें ख़ास तौर से हिंदुओं की चर्चा की, कहा कि पूरी दुनिया में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हिंदू सुरक्षित हों। और उन्होंने ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इसमें चर्चा की है और कहा है कि मैं अपने दोस्त के साथ मिल कर के जो साझेदारी है उसको आगे बढ़ाऊंगा। और आश्चर्य का विषय यह भी है कि कल या परसों कमला हैरिस ने 2022 का एक हिंदुओं के साथ जो वो दिवाली मना रही थी उसका वीडियो जारी किया है। तो भारत के प्रधानमंत्री और जो वहाँ पर भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं इन दोनों के ही लिए कि वो अब एक जेस्चर ले रहे हैं, हिंदुओं की के ऊपर हमलों की बात कर रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, दिवाली के पुराने 2 साल वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। स्वाति जी, पहले आप। हाँ, एक चीज है कि जब भी वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट होती है तो 1 या 2% वोट है उनकी भी बहुत बड़ी कीमत होती है। और जो हमारे भारतीय मूल के लोग वहां पर है, जो मतदार है, उनकी संख्या शायद कम हो, लेकिन इनका जो झुकाव है वो झुकाव अपनी तरफ आए, इसलिए जिस तरह से ट्रंप ने प्रयास किए हैं उसी तरह कमला कर रही है।
बीच बीच में वो बोल रही थी कि मैं कृष्णवर्णीय हूँ, महिला हूँ, लेकिन अभी भारतीय मूल का उन्हें भी याद आ गया और वो उसे प्रोजेक्ट कर रही है। तो ये सब जगह होता है, मतलब डेमोक्रेट पार्टी ने वहाँ के जो मुस्लिम मतदाता है या तो कृष्णवर्णीय मतदाता है, उनके लिए भी इसी तरह से अपना स्टैंस लिया है। ट्रंप ने भी लिया है। मतलब मैं खास करके बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से एक कमला हैरिस के बारे में बोला जा सकता है कि बाइडेन की जो भी असफलताएं हैं उनके सिर पर आ गई, उसका समर्थन करने की ये हो गई। तो जो माइग्रेशन का जो मुद्दा है उसकी वजह से वहां के कृष्णवर्णीय जो है वो बहुत नाराज है, क्योंकि उनके लिए जो फंड रखे गए थे ये सब फंड अभी इमिग्रेंट्स के वेलफेयर के लिए चलाए जा रहे हैं, और उन्हें ऐसे लग रहा है कि जो पैसा हमारे लिए चाहिए था, हमारे वेलफेयर के लिए, वो पैसा अभी उपलब्ध नहीं हो जाएगा। तो ये जो तार है वो तार भी ट्रंप ने बहुत अच्छी तरह से जोड़ लिया है। तो ऐसे तो कोशिश और होड़ होते ही रहेगी। बिल्कुल सही कह रही हैं स्वाति जी। मुनीष जी, शायद ह्यूस्टन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो जमावड़ा किया था, और उसके बाद फिर यहाँ गांधीनगर के मोदी स्टेडियम में भी एक बड़ा जमावड़ा किया था। और अभी जब यूएन असेंबली में और क्वाड की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए थे, तो न्यूयॉर्क में फिर एक 25-26 हजार लोगों का एक अच्छा खासा जमावड़ा उन्होंने किया। और तीनों ही अवसरों पर उनके जो भाषण थे वो बड़े जोरदार थे। एक तरीके से वो बता रहे थे कि भारत किस तरीके से बदल रहा है, भारत की सोच और अप्रोच बदल रही है, टारगेट बदल रहे हैं, और हम किस तरीके से अब चीज़ों को बहुत तेज़ गति से आगे लेकर के जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप मेरे विचार से इस तथ्य को बहुत अच्छे तरीके से जानते और पहचानते हैं कि अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं, वो किस तरीके से हमारे भारतीय मिशन या हमारे भारतीय दूतावास के एक इशारे पर मोदी के लिए जुट जाते हैं, वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, यानी मोदी का उन पर कितना असर है। तो इसलिए वो जब मोदी जी अमेरिका जा रहे थे यूएन असेंबली में भाग लेने के लिए, क्वाड में भाग लेने के लिए, तो बहुत जल्दबाजी में उन्होंने एक बयान दिया था कि मेरे मित्र मोदी से मैं अगले हफ्ते मिलने वाला हूँ। इस तरह का एक बयान उन्होंने जल्दबाजी में दे दिया था। लेकिन मोदी जी शायद किसी भी तरह की कोई नई कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहते थे, और किसी की तरफ झुकना भी नहीं दिखना चाहते थे। तो मोदी जी उनसे नहीं मिले, और उन्होंने जो काम करना था वो किया। डीप स्टेट को भी वो एक जवाब देना चाहते थे, तो 25,000 लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए बहुत सधे हुए शब्दों में उन्होंने अपना काम कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं जो भारतीय समुदाय है, उसका एक असर है वहाँ के, चाहे डेमोक्रेट हों, चाहे रिपब्लिकन हों, उनके दिमाग पर? जी, लगभग 5.5 मिलियन इंडियंस या इंडियन ओरिजिन के लोग यूएसए में रहते हैं, जिसको आप 55 लाख लोग कह सकते हैं। यानी कि पूरे यूएसए की आबादी का लगभग 0.6%, 0.6% इंडियंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब नेचुरली 5.5 मिलियन में लगभग 2.5-3 मिलियन या लगभग 30 लाख वोटर्स हैं। हिस्टोरिकली इंडियंस या इंडियन डिसेंट के लोग डेमोक्रेट से रहे हैं, लेकिन यदि आप पिछले चुनावों के मुकाबले देखें 2020 वर्सेस 2024, तो ये परसेंटेज ऑफ सपोर्ट फॉर डेमोक्रेट्स कम हुआ है, 56% से लेके 47% पे आ गए। रिपब्लिकन्स लगभग 21% इंडियन वोटर्स रिपब्लिकन के रूप में, यानी कि 56% से 21% या 47% से 21 ले लीजिए, रिपब्लिकन्स की संख्या कम है। बट इस बार पॉइंट ये है कि बाइडेन के मुकाबले कमला हैरिस के लिए सपोर्ट कम हुई है, 56% से 47। 15% पहले इंडिपेंडेंट वोटर्स की संख्या बढ़ी है। सेकंड पॉइंट ये है कि ट्रंप, क्योंकि जो आपने एग्जांपल्स दिए, यूएसए में रैली होना, इंडिया में अहमदाबाद में पब्लिक रैली होना जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इकट्ठे खड़े थे, तो यानी कि ट्रंप के पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक उनके पास एक अंडरस्टैंडिंग है कि इंडियन लोगों को कैसे मोबिलाइज किया जाए या उनको कैसे अपील की जाए। 2016 के इलेक्शन में
मैं उसमें इन्वॉल्व भी था, तो मैं समझता हूं कि किस प्रकार से इंडियंस ने काफी अच्छे ढंग से उनको सपोर्ट किया, लेकिन 2020 में बाइडेन की तरफ चले गए। पॉइंट ये भी है यहाँ पे ओंकार जी की जो इंडियंस हैं वो कमला हैरिस को उस दृष्टिकोण से नहीं देखते जिस दृष्टिकोण से कमला हैरिस चाहेंगी इस वक्त, क्योंकि कमला हैरिस अपने आप को ज्यादा एज ए ब्लैक आइडेंटिफाई किया, उन्होंने लाइफ लॉन्ग अपने आप को इंडियन ओरिजिन, आप जैसे तुलसी गैबार्ड पे देखेंगे या बाकी जो इंडियन ओरिजिन के जो वहां पे सेनेटर्स ये कांग्रेसमैन है, उस दृष्टिकोण से कमला हैरिस ने कभी वो नहीं किया इंडियन ओरिजिन के लोगों को। वो ठीक है कि अब जब से वो वाइस प्रेसिडेंट बन गई तो अब उनको समझ आ गया कि दिवाली की क्या विशेषताएं हैं और बाकी सब चीजें हैं, बट उससे पहले उन्होंने कभी भी शी नेवर आइडेंटिफाइड हरसेल्फ एज ए इंडियन ओरिजिन। ये इनका उनका जो पास्ट है वो थोड़ा ट्रबलिंग है। अच्छा, ट्रंप के लिए क्या है कि इवन शिकागो के ही हैं वो मिस्टर कुमार, ही इज अ वेरी वेल्दी पर्सन, उन्होंने 2016 में हिंदूज फॉर ट्रंप एक फाउंडेशन खड़ी की थी और उनके माध्यम से भी हिंदूज ने काफी उनका सपोर्ट किया। तो इस बार देखते हैं क्या होता है, बट ओवरवेलमिंगली कमला हैरिस शायद इसमें इसलिए भी पिछड़ते हुए दिखती हैं कि उनका जो हिस्ट्री है उसमें इंडियंस कहीं उनकी पिक्चर में नहीं आते। अगला पॉइंट ये है कि ट्रंप के प्रति लोग ये मानते हैं इंडियन ओरिजिन, क्योंकि इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये कि इमिग्रेशन इश्यूज पे प्रेसिडेंट कैसी अप्रोच रखते हैं। तो ट्रंप की हिस्ट्री पता है कि ट्रंप इज अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स एंड ट्रंप इज मोर प्रोएक्टिव टुवर्ड्स लीगल इमिग्रेंट्स के प्रति सिंपैथेटिक है। कमला हैरिस ने इन मुद्दों पे कभी स्पष्ट बयान नहीं दिए, उनके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंडियन ओरिजिन के लोगों को कि कमला हैरिस माइग्रेशन इमिग्रेशन इश्यूज पे हमें कितनी मदद करेंगी, जबकि ट्रंप की हिस्ट्री लोगों को समझ आती है। अच्छा, अब आते हैं जरा इस मुद्दे पर कि कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो अमेरिका में और अमेरिका के बाहर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और भारत पर इसके अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, बुरे प्रभाव पड़ेंगे? स्वाति जी, आपका क्या आकलन है? जी, एक तो वो तो डेमोक्रेटिक पार्टी से ही नाता रखती है, तो बाइडेन ने जो भी पॉलिसी चलाई है उसमें बहुत सारा एकदम जिसे बोलते हैं कि आमूल-चूल बदल तो नहीं आ जाएगा। अ, थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है, लेकिन यूक्रेन के बारे में हो या मध्य पूर्व के बारे में हो, चाइना के बारे में हो या भारत के बारे में हो, कमला हैरिस ने अपनी जो बात है वो थोड़ी-सी ऐसी गोलमेल करके बोल रही है, मतलब पूरी ऐसे ठीक तरीके से सामने नहीं आ रही। उसकी 2 कारण है कि बाइडेन की जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी, उस पर बहुत सारा आघात हो गया है और वो नहीं चाहती है कि उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है अपने पास आ जाए। लेकिन ओवरऑल उनको जो एक अप्रोच है उनका, उससे नहीं लगता है कि वो यूक्रेन का युद्ध जो है उसमें मदद करना बंद कर देगी या इज़राइल के साथ उनका जो रिश्ता है उसमें कोई बदलाव आएगा। खास करके हम भारतीय हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगले ही कई महीनों में भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसमें बहुत सारी गिरावट आती हुई हमने देखी है और जो कारण बताए जा रहे हैं लोगों के सामने हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है कि इसके लिए इतने बड़े 2 देशों के संबंध जो है उसमें ऐसी गिरावट आए। तो कहीं न कहीं बहुत सारी कहीं गहरी चोट है जो कि बोली नहीं जा रही है और मुझे नहीं लगता कि कमला हैरिस अगर आती है तो भारत के जो संबंध है, ये निज्जर इश्यू बोला जाए या गुरपतवंत सिंह पन्नू का, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा और ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा, क्योंकि अभी उन्होंने ना तो सिर्फ हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवल जी का नाम लिया है, अभी तो गृहमंत्री अमित शाह के बारे में भी यही बयान कनाडा में भी दिए हैं, अमेरिका ने उसका समर्थन करते हुए हमने देखा है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय मेरे ख्याल में है। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मुनीष जी,
आप खुद कहे ही चुके अपने बयान में, और स्वाति जी ने भी ये एक बात कही कि कमला हैरिस अपने को कभी भी इंडियन मूल की आइडेंटिफाइड नहीं करती हैं, एसोसिएट नहीं करती हैं। अब चुनाव हैं तो मजबूरी है, 2 साल पुराना कोई दिवाली का वीडियो जारी कर रही हैं कि शायद हो सकता है लोगों को मूर्ख समझती हों या नासमझ मानती हों, या इसी बहाने चलो 2-4% अगर इंडियंस उनको भी वोट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ ऐसा उनके दिमाग में हो। पर कुल मिलाकर के आप क्या समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिनके प्रति आम भारतीयों का एक रुझान हमें देखने को मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे ज़्यादा करीब हैं, या डोनाल्ड ट्रंप हमारी तरह जो है वो राष्ट्रवाद का परचम लहरा रहे हैं, या चीन के प्रति उनका थोड़ा-सा ज़्यादा आक्रामक रुख है, या दूसरे मुद्दों पर भी जो हमारी विचारधारा है उससे वो मेल खाते हैं। तो ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरेंगे, और ये जो नया खाड़ा जुड़ा हुआ है निज्जर को लेकर के, वो ट्रूडो जो है वो मतलब किसी भी हद तक जाने को तैयार है, किसी भी हद तक। और इसी तरीके से अमेरिका जो है, पन्नू जो खालिस्तानी आतंकवादी है और हमारी तो वो वांटेड के लिस्ट में है, हमारे लिए तो आतंकवादी है, तो उसको प्रश्रय दे रहा है कि साहब उसकी हत्या का प्रयास किया गया, साजिश रची गई, कोई निखिल गुप्ता, उसको अरेस्ट किया गया। अब तरह-तरह की बातें की जा रही हैं, हमारे रो पर तमाम तरह की बातें थोपी जा रही हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये सब डीप स्टेट का खेल होता है, और जो वहाँ पर राष्ट्रपति होता है, वो भी एक तरीके से डीप स्टेट के ही हाथों की कठपुतली की तरह काम करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ चीज़ें सुधरेंगी या ऐसे ही चलता रहेगा? बस हम खुश हो लेंगे कि कमला हैरिस नहीं आई या डेमोक्रेट बाहर हो गए और डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ गए। जी, कमला हैरिस ने जिस प्रकार से दिवाली के अपने वो लगाए, उसके साथ-साथ हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि पिछले कुछ समय में उन्होंने समोसा के प्रति भी अपना ज्ञान और अपनी इच्छा एवं सम्मोहन व्यक्त किया है। तो ये हमने कभी पिछले कई सालों में तो कभी सुना नहीं था। अच्छा, अब आती है बात फॉरेन रिलेशंस की। देखिए ट्रंप के जो फॉरेन रिलेशंस के जो पैराडाइम्स है वो स्पष्ट है। उन्होंने हमेशा ये बोला है और इस वक्त वो ये चाहते हैं कि पहले उनका नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मुनीष MAG। जी अपना वीडियो चेक करिएगा, वीडियो गायब हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, जी। जी जी, सॉरी अब जी। ठीक है। सो कमला हैरिस कमिंग टू ट्रम्प फॉरेन रिलेशंस में ट्रम्प की अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है। वो ये बोलती हैं हेलो, जी हाँ, जी आवाज आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है, तस्वीर भी आ रही है। जी, तो ट्रंप ने ये बोला है, पहले उनका जो स्लोगन था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, MAG। अब इस बार वो कहते हैं कि मेक अमेरिका अफोर्डेबल अगेन, क्योंकि इन्फ्लेशन नेचुरली कोविड के बाद बढ़ी है। फॉरेन रिलेशंस में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो प्यूटिन और जो यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है उस पे वो 24 घंटे में उसको बंद करना चाहेंगे। जबकि कमला हैरिस बाइडेन वाली लाइन लिए हुए हैं उन्होंने कि जितने पैसे पंप इन करने हो हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, यानी कि नेटो के साथ खड़े हैं। और हम सब जानते हैं कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कांग्रेस ने अगेन एंड अगेन पिछले कुछ सालों में बाइडेन के कहने पे दिए। जब अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे सफर करने लग गया, अब सड़कें आपको टूटी हुई दिखेंगी क्योंकि दुनिया भर का पैसा तो वहां पे वार जोन में लगाया जा रहा है। जबकि ट्रंप कहते हैं कि नहीं, मुझे अफोर्डेबल यूएसए को बनाना है, मैं इस युद्ध को तुरंत बंद करूंगा। इसराइल और पैलेस्टीन पे कमला हैरिस का स्टैंड वही है जो बाइडेन का था कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि 2 अलग अलग कंट्रीज बननी चाहिए। जबकि ट्रंप ने हमेशा ये कहा है कि मैं इजराइल के पक्ष में खड़ा हूं, यद्यपि उनके पास भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि पैलेस्टीन एंड गाजा और इजराइल का जो सॉल्यूशन है वो किसी के हाथ में इस वक्त दिखता ही नहीं है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ट्रंप की एक अपनी एक इंडिया को एक अंडरस्टैंडिंग है ट्रंप के बारे में कि ट्रंप आने पे
क्योंकि वो पॉपुलिज्म का भी सहारा लेते हैं, रेबल राउजन वाली भी उनकी कहानियां हैं। तो इंडियन समूह एक आश्वस्त लगते हैं कि हाँ ट्रंप आ गया तो, या ट्रंप आ जाएंगे तो हमें हमारे प्रति वो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बढ़ाएंगे। कमला हैरिस के बारे में जैसा आपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स में कहा था, वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि कमला हैरिस किस करवट बैठेंगी, किस मुद्दे पे। क्या वो कनाडा के ट्रेडू की तरह ही करवट ले लेके बदल के, पता नहीं किस वक्त वो समर्थन करने लग जाए, किस वक्त वो विरोध करने लग जाए। फॉरेन पॉलिसी और इंडिया के प्रति क्या उनकी अप्रोच होगी कमला हैरिस को लेके, हम ये सब चीजें नहीं जानते। लेकिन एक बात तो तय है कि इंडियंस अभी भी आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे मुद्दों को ट्रंप शायद अच्छी भली भांति हैंडल कर पाए। और जैसा आपने कहा डीप स्टेट वाली बात बताई, देखिए सबसे बड़ी लड़ाई तो चाइना और यूएसए की है, इंडिया तो उसके बाद आता है पिक्चर में। जब चाइना इंडिया की लैंड पे एनक्रोच किए बैठा था तब तो ट्रंप थे प्रेसिडेंट, तो क्या ट्रंप ने सपोर्ट किया था? कुछ नहीं किया उन्होंने तो इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। उधर कोविड शुरू हुआ और उधर चाइना इंडिया की जगह लेके बैठ गया। तो आप समझ सकते हैं, दिस एग्जाम्पल इज क्वाइट एनफ टू टेल कि मतलब प्रेसिडेंशियल जो वहां पे जो प्रेसिडेंट यूएसए का, वो टिपिकली किस अप्रोच से काम करेगा। कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। स्वाति जी, एक टिप्पणी मैं इस पर चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर फिर से राष्ट्रपति बन जाते हैं तो अभी कुछ ही समय पहले मोदी जी की पार्टी हरियाणा जीती है। अभी 2 राज्यों में इसी दौरान मतदान होना है, 13 को और 20 तारीख को झारखंड में और 20 तारीख को महाराष्ट्र में। जो अमेरिका के नतीजे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो ये माना जाएगा कि जो राष्ट्रवादी हैं वो डेमोक्रेट्स पर भारी पड़े हैं अमेरिका में, और यहाँ भी इसके कुछ तो असर हमें देखने को मिल सकते हैं वोटिंग ट्रेंड पर या सोचने के लेवल के स्तर पर। आप क्या सोच रही हैं? ये बात सच है। अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो एक तो इंडिया के प्रति रुख तो बदल जाएगा। मेरे ख्याल में ये जो सब इश्यूज चल रहे हैं, गुरपतवंत सिंह करके या निज्जर का मामला जो है, ये तो पहले बैकसीट ले लेंगे। एक तो ट्रम्प का जो विचारधारा है वो कोई वॉर नहीं चाहते, युद्ध नहीं चाहते। तो ये भी एक बहुत बड़ी तसल्ली भारतीयों के लिए है, क्योंकि हम सबको एक विकास की जो दिशा हमने पकड़ी है उसमें अगर युद्ध आ जाता है तो उससे बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है। इसलिए लोगों को उसमें भी बहुत रुचि है कि ट्रम्प क्यों आने चाहिए। तीसरी बात मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ट्रम्प खुद राष्ट्रवादी है और मोदी भी राष्ट्रवादी है, अपने अपने देश से बहुत प्यार है, तो एक थोड़ा निगोशिएशंस जो चलता है उसमें थोड़ी थोड़ी कड़क भूमिका ले सकते हैं शायद वो, मतलब कड़ा रुख जो है उनका हो सकता है। एक सही बताए तो भारत के लिए वो भी चिंता का विषय है कि हमने जो भी करार किए इन लोगों के साथ, जो एग्रीमेंट्स हो गए, उनको अमेरिका ने निभाया नहीं है। जो हमने पैसा भी दे चुके हैं लेकिन एयरक्राफ्ट इंजन नहीं दिए हैं, इस तरह की थोड़ी ज्यादती हो गई है। शायद उसे ठीक कर सकते हैं। ट्रम्प का जो पूरा जो आपने सही बताया, अभी जो महंगाई पर उन्होंने जो ध्यान दिया है, तो पहले तो उनको इकोनॉमी ठीक करनी है। अगर इकोनॉमी ठीक करनी है तो उनको भारत पर निर्भर रहना पड़ेगा। भारत को छोड़कर या इग्नोर करके आगे नहीं जा सकेंगे। तो ये भारत के लिए अच्छी चीज होगी। और महाराष्ट्र के जो चुनाव है उसमें इसका पॉजिटिव असर जरूर पड़ जाए, दिखाई सकता। जी मनीष जी, मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से चीन के उभार से अमेरिका परेशान दिखाई देता रहा है, उसी तरीके से अगर देखें तो इधर भारत का भी उभार हुआ है। उभार के साथ साथ भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की राह पर चलना पसंद किया है। अमेरिका के किसी भी तरह के प्रेशर से मुक्त होकर के
हम अपने पुराने मित्र रूस के प्रति वैसा ही प्रगाढ़ भाव रखे हुए हैं। इनफैक्ट मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली आधिकारिक यात्रा अगर कहीं की है तो वो मॉस्को की है। तो अमेरिका को इससे भी परेशानी है कि भाई जिस समय हम नेटो देशों की समिट कर रहे थे वाशिंगटन में, उसी समय मोदी जी मॉस्को पहुंच गए, तो हमारा अपमान कर दिया एक तरीके से। इसके अलावा जो है उनकी घुड़की देने के बावजूद हमने S-400 प्रणाली भी रूस से खरीदी ही है। हम दूसरे देशों से भी ईंधन भी हमने लगातार खरीदा है और एस जयशंकर साहब ने यूरोप के अपने दौरे के समय भी और अमेरिका के दौरे के समय भी बहुत तीखे शब्दों में उनके ऐतराज की हवा निकाली थी कि जितना हम 1 महीने में अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का ईंधन खरीदते हैं रूस से, उतना तो यूरोपियन कंट्री सुबह से लेकर के दोपहर तक खरीद लेते हैं, तो हमें पाठ मत पढ़ाओ और हमें अब किसी की नसीहतों की ज़रूरत नहीं है। तो अमेरिका को इसकी भी परेशानी है कि मोदी जी जो हैं वो कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि उनको किसी की परवाह ही नहीं है, यानी अमेरिका की बिल्कुल परवाह ही नहीं है। तो अमेरिका क्यों हर देश को अपना पिछलगू बना करके रखना चाहता है और अगर कोई उनकी शर्तों पर बिहेव करना बंद कर देता है, स्वतंत्र तरीके से सोचता है, तो उनको परेशानी हो जाती है। यूएस से दुनिया भर में, इनफैक्ट मैं कहूंगा पूरे प्लेनेट पे डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एडवोकेट है। उसने अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोज्ड बर्डन लिया हुआ है, जिम्मेदारी कहिए, कि डेमोक्रेसी दुनिया को पढ़ाना हमारा ही काम है। यूएस से इंडिया को अगर हम कंपेयर करें तो यूएसए अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी बोलता है, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो ईथोस है, डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है, वो कोई पिछले 70-77 सालों में तो इंडिया में आई नहीं, पहले भी थी। अब यूएसए अपने आप को सबसे बड़ा हिमायती तो समझता है, लेकिन जब इसको डील करना होता है तो ये किन से डील करना पसंद करता है? शेखों से, किंगडम से, सिंगल जहां पे मोनार्क्स होते हैं या जहां पे टायरनी होती है, जहां पे तो उनसे डील करना इनको प्रेफर होता है। वहां तेल कंपनियां उनसे डील करती हैं सीधा। तो ये इनकी जो डायकॉटमी है, इनका जो विरोधाभास है, वो यहाँ दिखता है। अब आपने इतने अच्छे शब्दों में ये बात व्याख्या की है पिछले कुछ 2 मिनट पहले, कि इंडिया ने अपने खासकर पिछले 5-6 सालों में अपना जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन अप्रोच इतने ब्यूटीफुली अपनी बनाई है, कार्व आउट की है, कि मतलब अनगिनत एग्जाम्पल है जिसपे ये स्पष्ट किया कि इंडिया को समझ है कि हमें क्या करना है, हमें अपने देश के हित एवं हमारे हित में क्या होना चाहिए। हम यूएसए के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप तो चाहते हैं, लेकिन हमें हमारे हितों का, और ये एस जयशंकर क्योंकि वो आईएफएस भी हैं प्लस फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो ये बड़े टेक्नोक्रेट के रूप में उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से मोदी जी की जो आकांक्षाएं थी फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ाई। एंड इंडिया ने जितना अच्छा एक सम्मान पाया है फॉरेन पॉलिसीज को लेके, वो वास्तव में वो देखने लायक है। और एक एग्जांपल इसमें मैं ये भी देना चाहूंगा, जिन एग्जांपल्स को आपने दिया उसके अलावा, कि इंडिया ने जब तेल खरीदा रशिया से, तो ये बहुत बड़ा एक पेनफुल एपिसोड था यूएसए के लिए, क्योंकि यूएसए चाहता था कि रशिया को बिल्कुल इस ढंग से ब्लैकआउट कर दिया जाए कि उनका जो उनकी करेंसी है उसको खत्म कर दिया जाए। बट इंडिया ने वहां से तेल खरीद के अपनी स्वायत्तता प्रकट की और उसको बनाए भी रखा। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अमेरिका के लिए इंडिया भी इंडिस्पेंसेबल है और इंडिया के लिए अमेरिका भी इंडिस्पेंसेबल है, क्योंकि दोनों के जो ट्रेड्स हैं, दोनों के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेमोक्रेसी, वो लेके मुझे लगता है कि वो आने वाला जमाना डेमोक्रेसी का है, लिबरल वैल्यूज का है, ना कि आप धर्म या जाति पे लोगों को लड़ाए। तो आने वाला जिस किस्म का भारत हम बनाना चाहते हैं आज से 40 साल पहले, 40 साल बाद, 80 साल बाद, 2-3 दशकों जनरेशंस के बाद, वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स दोनों के एक ही है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉन्ग वे फॉर बोथ कंट्रीज टू गो, बट एट द सेम टाइम दोनों अपने अपने हितों का ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुनीश रायजादा और स्वाति तोरसेकर जी, इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए। सबकी निगाहें निश्चित रूप से अगले 2-3 दिन अमेरिका पर टिकी होंगी, सबकी
दिलचस्पी इसी में है कि अगला राष्ट्रपति कौन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।